जय हिंद दोस्तों, मैं तरुणेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल में करता हूँ। वैक्सीन सीरीज के अगली कड़ी में आज हम एक नया सेशन चालू करेंगे। चलिए इस सेशन को प्रारंभ करते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्रों के यूएन द्वारा अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है? यूएनओ में किसके जन्मदिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस रूप मनाया गया? तो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी कहे जाने वाले अपने राष्ट्रपिता जी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? यूएनओ द्वारा अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं भारत में भी 2 अक्टूबर को, कब? 2 अक्टूबर को भारत में भी गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इसी के साथ साथ 2 अक्टूबर में अपने प्रिय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। ठीक है। इसी के अलावा बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 26 नवंबर को हुआ। इस कारण जवाहरलाल नेहरू अर्थात अपने चाचा जी, जिनको बच्चों से अत्यधिक लगाव था, जिस कारण उनके जन्म दिवस को चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस किसके रूप में? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, बाल दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। इस प्रकार अगर बात करें अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को, कब? 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार विभिन्न लोग, प्रमुख लोग होते हैं, उनके जन्म दिवस को किसी न किसी दिवस के रूप में मनाया गया। जैसे मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बात करें, हाथी के जादूगर कहे जाते हैं। इनके जन्म दिवस को क्या रूप मनाया गया दोस्तों? खेल दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं सीवी रमन जी के वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाया गया, विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रकार विभिन्न दिवस मनाए गए जो आपको एक एक करके याद करते हैं। तो इस प्रश्न का संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसके जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस रूप मनाया गया? तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को मनाया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगरों की उच्चतम संख्याओं के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए दोस्तों? बंगाल टाइगरों के लिए। बंगाल टाइगर्स जो प्रमुख टाइगरों में माने जाते हैं, यह मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, कहां? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। ऐसा माना जाता है प्रत्येक 8 किलोमीटर में एक शेर बंगाल टाइगर पाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको मालूम होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ? उमरिया जिला। उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा शेर पाए जाते हैं, ज्यादा बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जिस कारण दोस्तों इसे राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से तुलना की जाती है। क्लियर है? रणथंभौर नेशनल पार्क से। इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो 1968 में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। कब? 1968 में गठन किया गया, जो 437 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना है इसका क्षेत्रफल? 437 वर्ग किलोमीटर। वहीं 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल कर लिया गया। अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपको मालूम होगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शिवपुरी में स्थित है, जहां जॉर्ज कैसल महल पाया जाता है, जो वहां की सुंदरता एवं रमणीयता को और बढ़ाने का काम करता है। इसी साथ देख लेते हैं दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, सीधी जिले में संजय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस प्रकार देखते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों झीलों का शहर कहे जाने वाले भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसी के साथ साथ बात करें, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे चिड़ियाघर और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की तुलना दी जाती है, क्योंकि शहर के लगभग बीचों बीच स्थित है। अर्थात जिसे कहा चिड़ियाघर और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की विशेषताओं को शामिल किए हुए। इसी प्रकार प्रदेश का पहला क्या बोलेंगे? सर्प उद्यान। पहला सर्प उद्यान कहाँ है दोस्तों? याद रखेंगे, प्रदेश का पहला सर्प उद्यान भी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में ही स्थित है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, यादव राजाओं की राजधानी क्या थी? यादव वंशी राजा जो बहुत ही बड़ा साम्राज्य जिन्होंने हासिल किया, इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? याद रखेंगे, देवगिरी। देवगिरी यादव राजाओं की राजधानी थी। यादव राजाओं में बात किया जाए तो भिल्लम पंचम ने यादव वंश की स्थापना की थी।
किसने की थी? भिल्लम पंचम ने यादव वंश की स्थापना की और देवगिरी को राजधानी बनाया। वहीं बात करें, इसके साथ साथ बात करते हैं रामचंद्र। कौन? रामचंद्र इस वंश का अंतिम शासक हुआ। प्रथम और अंतिम शासक दोस्तों हमेशा याद रखिए हर एक वंश के बारे में, उनकी राजधानी। तो यादव वंश की राजधानी देवगिरी, भिल्लम पंचम इसके क्या थे? संस्थापक थे। वहीं रामचंद्र इनके क्या थे? अंतिम शासक थे, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति कहे जाने वाले मलिक कफूर, मालूम होगा, जिन्हें गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था मलिक कफूर को 1000 दिनार के माध्यम से, तो मलिक कफूर के समक्ष क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। अर्थात यादव वंश किसमें समाहित हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासन में समाहित हो गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में देखें, अक्षय कुमार को किस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 दिया गया? देखिए समसामयिकी का प्रश्न आ गया। समसामयिकी के करीबन 4 से 5 प्रश्न आते ही जाते हैं, अतः आप लोग समसामयिकी को जरूर कंप्लीट करें। तत्कालीन समय में 2017 में जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए वो 64वें राष्ट्रीय पुरस्कार थे। उस समय फिल्म रुस्तम के लिए, फिल्म रुस्तम दोस्तों आप सभी ने देखी होगी, फिल्म रुस्तम के लिए क्या क्या दिया गया था? राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार किसको दिया गया था? अक्षय कुमार को दिया गया था। फिल्म रुस्तम के बारे में बात करें तो 1959 में नानावटी जो एक मुकदमा हुआ था, नानावटी जो प्रकरण था, उसी पर आधारित रुस्तम फिल्म आधारित थी, जिसके निर्देशक कौन थे? टीनू सुरेश जी इस फिल्म के निर्देशक थे। कौन से? टीनू सुरेश जी इस फिल्म के निर्देशक थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को 1954 में 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1954 में प्रारंभ किया गया। इसमें एक सबसे प्रमुख पुरस्कार दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जिसे 1969 में प्रारंभ किया गया था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में प्रमुख पुरस्कार माना जाता है, जिसे देवी रानी रोरी को सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1969 में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? कौन सी? जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? तो जहांगीर आर्ट गैलरी के बारे में दोस्तों अगर बोला जाए तो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में, जहां पर विभिन्न प्रकार की चित्रकला, प्रिंट कला, काष्ठ कला आदि का प्रदर्शन किया जाता है तथा साथ ही साथ उससे संबंधित शिक्षाओं का विकास भी किया जाता है। इस आर्ट गैलरी के बारे में बात करें तो इस आर्ट गैलरी को कोवास जी जहांगीर द्वारा, किसे? कोवास जी जहांगीर द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? कोवास जी जहांगीर द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1952 में कोवास जी जहांगीर द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। कहां है दोस्तों? मुंबई में। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही भारत का मुख्य न्यायाधीश कहलाता है। इसे शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, कौन सा अनुच्छेद है? 124 में भारत में उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। इसी के तहत स्पष्ट तरीके से बताया गया कि यहाँ के सर्वोच्च जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जिसको शपथ कौन दिलाएगा? तो जिसको शपथ दिलाने का काम करेंगे राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वहीं एक इसमें है अनुच्छेद 129, जिसमें यह स्पष्ट आर्टिकल याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 129, जिसमें बताता है कि भारत का उच्चतम न्यायाधीश क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। अर्थात इनके द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे वह अपने आप में क्या होंगे? कानून होंगे। और इसके अधीनस्थ न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इस निर्णयों के आधार पर ही निर्णय देंगे, अर्थात ये कानून बनेगा और इसको मानने के लिए सब क्या होंगे? बाध्य होंगे। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च अपीली न्यायालय भी होता है, जहां पर हम इनके अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित इनके निर्णयों के विरुद्ध कहां अपील कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यह कहां स्थित है? वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ न्यायाधीशों की संख्या, तो अभी वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश सहित टोटल 34 न्यायाधीश अपने सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप सब बताइए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित शासकों में से किसके राज कवि थे? तो पंडित राज जगन्नाथ के बारे में बात करें तो ये शाहजहां के शासनकाल में एक प्रमुख कवि थे। इन्होंने शाहजहां के शासनकाल में अपनी सेवाएं प्रस्तुत की थी, अपनी सेवाएं दी थी। शाहजहां के बारे में बात करते हैं तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ। आपको मालूम होगा दोस्तों, ताजमहल, लाल किला, दीवाने एवं दीवाने खास, मयूर सिंहासन, दिल्ली का ताजमहल, दिल्ली का जामा मस्जिद आदि का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के शासनकाल में ही करवाया गया था। इस कारण शाहजहां के शासनकाल को क्या कहते हैं अपन? स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके साथ बात करते हैं अकबर को सबसे महान शासक कहा जाता है। इनकी राजपूताना नीति के तहत इन्हें सबसे महान शासक कहा गया, जिन्होंने इलाही धर्म को भी प्रारंभ किया था। वहीं औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जो कट्टर मुस्लिम प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ इन्हें क्या बोला जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है, दक्षिण का नासूर भी कहा जाता है। ठीक है, ये अंतिम मुगल शासक माने जाते हैं। वास्तव में महान मुगल शासकों में अंतिम माने जाते हैं। बहादुर शाह जफर ही अंतिम मुगल शासक थे, लेकिन महान मुगल शासकों में औरंगजेब को ही अंतिम मुगल शासक माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति, भारत के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति, जिनका वर्णन किसमें है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उनका निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन किनके द्वारा होता है दोस्तों? तो अपन ऑप्शन में देख लेते हैं। सिर्फ विधानसभा द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, लोकसभा द्वारा या सिर्फ राज्यसभा द्वारा? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश का, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डिफरेंट माध्यम से किया जाता है। कई लोग इसमें शामिल होते हैं, अतः इसमें सभी शामिल नहीं है। अतः सही आंसर कौन सा जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन कौन शामिल होता है अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में एक राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है, जिसमें बताया गया है दोस्तों कि यह लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को शामिल करेगा, अर्थात जिनका चुनाव हुआ है, जो चुन कर गए हैं, निर्वाचित होकर गए, उन्हें शामिल किया जाएगा। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इन्हें राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों को शामिल किया जाएगा। किन्हें शामिल किया जाएगा दोस्तों? राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इन लोगों के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से एक विधानमंडल बनेगा, उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति कौन सी होगी दोस्तों? तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन व्यवस्था के बारे में बताया गया, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। अर्थात यहाँ पर सर्वोच्च मत पाने वाले को राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता, बल्कि जो बहुमत प्राप्त करता है, अर्थात 50+1% के माध्यम से, अर्थात 50%+1 जिसके पास मत होता है, उसी को क्या मिलता है? राष्ट्रपति का पद प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आर्टिकल 54 में सभी निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है, मनोनीत का नहीं। आप सभी को दोस्तों मालूम होगा, लोकसभा में 2 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राज्य विधानसभा में 1 अंग भारतीय का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वहीं तो इन सभी को कहाँ शामिल किया गया है? राष्ट्रपति के विधान मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु थे। सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, अंगद, जिनका प्रारंभिक नाम लहना था। इनका वास्तविक नाम क्या था? लहना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे इस पॉइंट को। सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे, जिनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। वहीं बात करें सिख संप्रदाय के बारे में, तो सिख संप्रदाय का प्रथम गुरु या सिख संप्रदाय के संस्थापक
कौन थे? तो इनके प्रथम गुरु या संस्थापक कौन से? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी सिख संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे, जिन्होंने संगत एवं पंगत व्यवस्था प्रारंभ की। संगत एवं पंगत, संगत व्यवस्था में सभी लोग आपस में बैठ के चर्चाएं करते थे, सभी को एक मिलन स्थल था संगत व्यवस्था। वही पंगत व्यवस्था जो दोस्तों लंगर व्यवस्था, जिसे हिंदू धर्म में भंडारा या फिर भोजन प्राप्त करने की एक पंक्ति बनाकर जहाँ भोजन प्राप्त करते हैं सभी श्रद्धालु बैठकर, उसी प्रकार सिखों में चलता है लंगर व्यवस्था, जहाँ पर सभी लोग व्यक्ति आपस में बैठ के भोजन प्राप्त करने का काम करते हैं। तो लंगर व्यवस्था और संगत व्यवस्था किसने चालू की थी? गुरु नानक जी ने चालू की थी। क्या थे? प्रथम गुरु थे। इसी के साथ साथ बात करते हैं दोस्तों 10वें गुरु। टोटल कितने गुरु थे? 10 गुरु थे, जिसमें 10वें गुरु कौन से? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह क्या थे? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। कब की थी? 1699 में बैसाखी के दिन इन्होंने प्रारंभ की थी खालसा पंथ की। ठीक है दोस्तों, तो पहले गुरु गुरु नानक, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? विभिन्न क्वेश्चन में यानी कि जो भी पेपर होते हैं उनमें पूछा जाता है विभिन्न नारे किसके द्वारा दिए गए। तो इसमें पूछा गया जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। ठीक है, ये अपने द्वितीय प्रधानमंत्री रहे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जून 1964 से जनवरी 1966 तक क्या थे? अपने यहाँ के प्रधानमंत्री थे, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। और कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी, जहां ताशकंद समझौता के दौरान ये गए थे। ठीक है, ताशकंद समझौता का संबंध किससे था? भारत पाकिस्तान का युद्ध से संबंधित था, वहां पर ये गए थे, वहीं पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या दिया था? स्वराज्य का नारा किसका था? जवाहरलाल नेहरू जी का नारा था। वहीं महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो हराम हराम नारा दिया। वहीं भगत सिंह के बारे में बात करते हैं, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इस प्रकार विभिन्न नारे विभिन्न लोगों ने दिए और ये हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को किस वर्ष नया राज्य बनाया गया? किसको? छत्तीसगढ़। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को किससे अलग किया गया? मध्य प्रदेश से। तो सभी लोगों को मालूम होगा सन 2000 में। कब? सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया तब यह 26वां राज्य बना। कौन था? 26वां राज्य। कब बना था? 1 नवंबर सन 2000 को 26वां राज्य के रूप में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था दोस्तों। वहीं 9 नवंबर 27वें राज्य के बारे में बात करें तो 9 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य बनाया गया था। कौन था? उत्तराखंड। कहां से अलग किया गया था दोस्तों? तो याद रखेंगे यूपी से अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। कहां से? यूपी से अलग करके उत्तराखंड का निर्माण कब किया गया था? 9 नवंबर को। कौन सा राज्य बना था? 27वां राज्य बना था। वहीं 28वें राज्य के बारे में बात करें तो 15 नवंबर सन 2000 को ही बिहार से पृथक करके झारखंड का निर्माण किया गया था। किसे? झारखंड का निर्माण कब किया गया? तो 15 नवंबर को बिहार से अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया। वहीं 29वें राज्य के बारे में बात करें 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का निर्माण किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 29 राज्य उपस्थित। और जम्मू कश्मीर को राज्य पद हटाने के पश्चात 28 ही बचे हैं, लेकिन तत्कालीन समय में 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। चलिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? राज्यों में तो हमने बात कर ली, 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में 28 बचे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करने के पश्चात। अब आप बताइए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF की प्रथम महिला क्षेत्राधिकारी कौन थी? तो दोस्तों ये भी समसामयिकी पर आधारित प्रश्न है। तनुश्री पारिक को तत्कालीन समय में BSF की प्रथम महिला क्षेत्राधिकारी को पद दिया गया था। प्रथम महिला थे जिन्हें क्षेत्राधिकारी का पद दिया गया था, तो याद रखिएगा तनुश्री पारिक जी को दिया गया। BSF के बारे में बात करें तो एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है, जिसे 1965 में, कब? 1 दिसंबर 1965 में इसका गठन किया गया था। यह पाकिस्तान और पश्चिम बांग्लादेश के मध्य सुरक्षा करने का
कार्य करती है। ठीक, इस कारण 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, बीएसएफ दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे, बीएसएफ दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हनुमंतिया द्वीप बांध खालिस्तान बांध के जलाशय में स्थित है, अर्थात किस जलाशय में स्थित है हनुमंतिया द्वीप। हनुमंतिया द्वीप दोस्तों इंदिरा गांधी सागर जलाशय में स्थित है। हनुमंतिया द्वीप जो कि भारत मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, यह इंदिरा सागर बांध के जलाशय पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध के बारे में बात करें तो कहाँ स्थित है, इसे पहले पुनासा बांध भी बोला जाता था। यह कहाँ है, खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ, खंडवा जिले में यह बांध स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं बाढ़ सागर बांध, तो बाढ़ सागर बांध शहडोल के देवलोन पर स्थित है, जो सोन नदी पर स्थित है। किस पर, इंदिरा गांधी किस पर स्थित है दोस्तों, नर्मदा में, और बाढ़ सागर किस में है, सोन में। कहाँ, शहडोल के देवलोन में। ठीक है दोस्तों, इस पर। और महेश्वर बांध कहाँ स्थित है, तो आपको मालूम ही होगा महेश्वर बांध कहाँ है, खरगोन में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है, बाज बहादुर महल दोस्तों, बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है, तो मांडू में स्थित है। मांडू सिटी ऑफ जॉय के नाम से जिसे जाना जाता है, खुशहाली का शहर जिसे बोला जाता है, वहां पर बाज बहादुर महल स्थित है मांडू में। इसके साथ साथ यहाँ पर और बहुत सारे पर्यटक स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर आप घूमिए, मनोरम दृश्य को प्राप्त करिए, मन को प्रमुग्ध करिए, जिसके माध्यम से आप मनोरंजन करिए। जैसे यहाँ पर रानी रूपमती जी का महल भी है, बाज बहादुर का महल है, रानी रूपमती जी का महल है, जहाज महल है, जहांगीर दरवाजा है, दिल्ली दरवाजा है, बाई की बगिया है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर पर्यटक स्थल है, नीलकंठ मंदिर है, आदि प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, मांडू में स्थित है। क्लियर है दोस्तों, मांडू कहाँ पड़ता है, तो धार जिले में मांडू पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रीय गीत, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चटर्जी जी क्या है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, जिन्होंने आनंद मठ नामक उपन्यास से वंदे मातरम शीर्षक के माध्यम से लिया गया है। 1896 में दोस्तों, 1896 में सर्वप्रथम क्या किया गया था, इसका गायन किया गया था। वहीं 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी 1950 में क्या किया गया था, इसे अपनाया गया था। 1 मिनट 5 सेकंड इसका क्या रखा जाता है, टाइम रखा जाता है इसके गायन। ठीक दोस्तों, इस प्रकार आज का सेशन समाप्त होता है। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।